बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान। ठीक है, उसकी ये सेकंड एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेकंड एपिसोड को बगैर किसी देर के। आप अंदर तो आए ना। फूफा जान ने उसे घर के गेट से 10 कदम पर दूर ही उतार दिया था। उसने मुरव्वतन ने दावत दी, आइए ना फूफा जान अंदर। उन्हें खामोश देखकर अबिया ने फिर इसरार किया, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, कल भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई थी मेरी, किसी ने झूठे मुंह अंदर बुलाना गवारा नहीं किया था। हाँ भाई, उनसे लोग हैं, तुम जाओ, तुम्हारा अंदर शिद्दत से इंतज़ार हो रहा होगा। आखिर में उन्होंने उसे उन्हीं पुरस्कार नज़रों से देखा था। लबों पर अजब सी मुस्कान थी जिसे वो छुपाना भी नहीं चाह रहे थे। वो एकदम पलटी और तेज़ तेज़ कदम उठाती गेट तक आ गई। उसी वक्त उनका वेस्पा वापस मुड़ा और चंद लम्हों बाद ही उसकी आवाज़ माधूम हो गई। गेट खुला हुआ था। उसने ज़रा सा धकेला और अंदर चली आई। अतराफ के दोनों लॉन बारिश से खूब धुले हुए थे। हरी हरी घास की रंगत सूरज की उभरती सुनहरी रोशनी में खूब खिल रही थी। हल्की हल्की खनक हवा चल रही थी। उसने एक गहरा सांस लेकर फूलों की खुशगवार बास को अपने अंदर उतारा। लॉन के साथ जाती बजरी की धुली हुई रविश पर चलती हुई वो जैसे संगे मरमर के बरामदे तक पहुंची। उसके कदम वहीं जम गए। सामने कैन की कुर्सी पर मम्मी बैठी थी, थकी थकी सी नरहाल, बिखरे बाल, मलगजा हुलिया, सूजी हुई आंखें, सूखे पपटरी ज़दा होंठ और चेहरे की पीली रंगत। उसने उनकी ऐसी हालत तो शायद डैडी की वफ़ात पे भी ना देखी थी। अबिया के दिल ने कहीं धड़कने मिस ली। उसने बहुत बड़ी मुश्किल से 3 सीढ़ियाँ अबूर की। मम्मी क्या हुआ, आप यूँ ऐसे क्यों बैठी हैं? उसने ज़रा झुककर उनका कंधा हिलाया तो जैसे उनके साकित वजूद में जान पड़ गई। उन्हें शायद उसके लम्स पर 1000 वॉलेट का करंट लगा था। तू कहाँ से आई है मरदूत, कहाँ से? उन्होंने बिल्कुल अचानक उसके झुके हुए चेहरे पर तड़ तड़ थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो लड़खड़ा कर कॉरिडोर के पिलर से जा टकराई। मम्मी क्या हो गया है? मगर किसी चील की तरह वो एक बार फिर उस पर झपटी थी। क्या हो गया, क्या हो गया नामुराद, बताओ तुझे मैं क्या हो गया? तू पैदा होते ही मर क्यों ना गई बिया? तूने मेरी बेवगी को ऐसा दाग लगाया। हाय, आज सोचती हूँ रात भर से दुआएं कर करके थक गई। तुम्हारे बाप की जगह मैं कब्र में उतर गई होती तो अब तक मेरी हड्डियाँ भी गल सड़ चुकी होती। तेरी ये मनहूस सूरत तो ना देखती। उन्होंने बेदर्दी से उसे पीटना शुरू कर दिया था। उसके बाद उनकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। तकलीफ से उसकी चीखें निकल गई। उसे तो आज तक किसी ने फूल की छड़ी से नहीं पीटा था। कजा ऐसी जिल्लत अमेज मार। मम्मी मैंने क्या किया है, छोड़िए मुझे। उसने रोते हुए अपना आप उनसे छुड़ाना चाहा। तूने क्या किया है ये भी मैं बताऊं? बोल, कहाँ थी रात भर, किसके साथ भागी थी वो? तुझे क्यों सुबह सवेरे इस दरवाजे पर धुतकार गया? मैंने तो आज तेरी फातिहा भी पढ़ ली थी। सारे ज़माने में आज तुझे मुर्दा करार देना था, तू फिर कहाँ से जिंदा होकर आ गई? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उनका सांस धूंकनी की तरह चल रहा था। मैं कहाँ थी? मैं रात भर आपको कुछ। उनके इंकशाफ ने तो उसके पैरों तले से भी ज़मीन खींच ली। उसे तो दुखन का दर्द का सब एहसास भी भूल गया। भाभी जान बस करे, छोड़ दे इसको। गेट खोला है उसने, कहीं जिधर रात गुजार कर आई है उधर ही वापस चली जाए। इस घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं। तायाजान की ठंडी ठार बारोब आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो लाउंज के दरवाजे से निकलकर बरामदे में आ गए। उनके साथ ताईजान और चाची भी थी, जबकि नरहाल सी जोया लाउंज के दरवाजे से लिपटी खड़ी थी। तायाजान आप यकीन कर लें, कसम से, मैं तो रात को, मौसम ख़राब था, कल मैंने कॉलेज से घर पैगाम, उससे कुछ भी ठीक तरह से बोला नहीं जा रहा था। इसी मौसम का तूने फ़ायदा उठाया है। अब हम कोई और दलील, कोई बहाना, कोई अज़र नहीं सुनेंगे। जिस तरह चुपचाप आई हो उसी तरह चुपचाप वापस मुड़ जाओ। सारे शहर में तुम्हारी गुमशुदगी का ढंढोरा पिट चुका है। कहाँ कहाँ तलाशा तुम्हें। जो कालक रात की स्याही में तुमने हमारे चेहरों पर मली है उसे अब मली रहने दो। तुम्हारे इस तरह पढ़कर आने से वो धुल नहीं जाएगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। उन्होंने बहुत बेदर्दी से उसे कंधे से पकड़कर सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया था। तायाजान मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो पुप्पो की तरफ थी रात भर। वो ज़ोर से चीखी। उसे एहसास हुआ कि अब ना बोली तो तमाम उम्र धक्के खाएगी। उसने झुककर उनके पाँव पकड़ लिए। मत झूठ बोल, जानती है ना हमारी उस औरत से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं, और तू उससे रात की स्याही में इज्जत का बंधन बांध आई है। भाभी, इससे कहो ये यहाँ से चली जाए, वरना मैं उसे उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा और मेरा फैसला अटल होता है, आप सबको मालूम है। तायाजान के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। तायाजान कसम ले लें तायाजान, मौसम ख़राब हो गया, वैन वाला नहीं आया, मुझे रोशी अपने साथ ले गई, आप चले मेरे साथ, मैं आपको उन लोगों के पास। वो उनके पाँव पकड़े ज़ारों ज़ार रो रही थी। बस बस,
उन्होंने पाँव की एक ठोकर, जोरदार ठोकर मारी। वो पीछे उड़ गई। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, निकल जाओ यहाँ से। वो ज़रा भी नहीं पिघले थे। तौबा, क्या दीदिया दलेरी है। रात भी बाहर गुजार आई है और अब रो धोकर मजलूमियत का ड्रामा भी कर रही है। अजनबी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। अंकल हमदानी और उनकी बीवी ताईजान के साथ खड़े थे। तो ये लोग कल ही आ गए मेरी बर्बादी की दास्तान पर मोहरे तस्दीक सब करने। ताईजान, आप बिया की पूरी बात तो सुन लें, वलीद ने बेहद आहिस्तगी से कहा था। मम्मी की सिसकियां तेज़ हो गई। हरगिज़ नहीं, तुम भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जो कोई मुझसे इसकी सिफारिश करेगा मैं उसे भी निकाल दूंगा। इज्जत आबरू कोई खेल है, मजाक है, जिसका जब जी चाहा घर से बाहर बगैर बताए रात बिता दी और सुबह पाक साफ होकर चले आए। सुनो साहिबजादे, ये इज्जत मेरे बाप दादा ने मैंने रात भर में नहीं कमाई जो तुम जैसों के हंसी मजाक के हवाले कर दूं। निकालो इस बदबख्त को यहाँ से। वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच न हटे। वलीद, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं पुप्पो की तरफ थी, कोई मुझे लेकर आने वाला नहीं था। पुप्पा जान घर आकर बता गए थे रात को कि वो मुझे सुबह छोड़ जाएंगे या इधर से कोई आकर मुझे ले जाए। मैं तो रात भर, वो अपनी हिचकियाँ रोकते हुए बमुश्किल बोली थी। झूठ, बकवास, कोई इधर नहीं आया। बोलिए भाभी, कोई आया पैगाम? चाचू आगे बढ़कर गरजे थे। मम्मी ने बेहद आहिस्तगी से अपना सर नफ़ी में हिला दिया। मम्मी, खुदा की कसम मम्मी, फूफा जान खुद आए थे, वो आपसे मिले थे, आपने उन्हें कहा। वो दीवानावार सीढ़ियाँ फैलाकर मम्मी के पास जाकर ज़ोर से बोली। अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने को क्यों माँ को भी दोज़खी कर रही है? कोई नहीं आया यहाँ। पूरी रात इस पूरे घराने ने कांटों पर बसर करके गुजारी है। ये बदनसीब औरत इसी जगह बैठी रही, तेरी जैसी नामुराद औलाद की राह तकती रही। पूछ इससे। ताईजान नफरत से बोली। वही ताईजान जो उसे देखते ही खिल उठती थी और उनके मुंह से फूल झड़ने लगते थे। देखो, तुम सब लोग अब अंदर जाओ, मैं मज़ीद कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। भाभी, आप खुद इससे कहिए ये यहाँ से चली जाए, वरना मुझे खुद इसे धक्का देकर निकालना पड़ेगा। ताईजान एक बार फिर गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। मम्मी, नहीं मम्मी, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप पुप्पो से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, मैं क्या करती इतनी तेज़ बारिश में अकेली। वो ताईजान के जलाल से बचने के लिए माँ के पीछे छुपते हुए चीखी। बारिश में तुम पिघल जाती। झूठी, किस कदर मकार फरेबी निकली तुम। हमारे सर में खाक डाल दी, किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे हम। ताईजान जहर खान लहजे में बोली। ये फजूल के टसवे बहाने बंद करो। जहाँ रात भर रही हो उधर ही दफ़ा हो जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है, सुना तुमने? ताईजान ने उसकी कलाई अपनी आहिनी गिरफ्त में लेकर एक बार फिर उसे सीढ़ियों की तरफ धकेला था। ताईजान, हो सकता है बिया सच कह रही हो, आप प्लीज़ तहम्मुल से उसकी बात सुने। वलीद ने एक बार फिर मदाखलत करने की कोशिश की। शट अप वलीद, तुम अपने कमरे में जाओ। वो गुस्से से चिल्लाए। आप इस तरह भी इसे घर से नहीं निकाल सकते। मैं सच जानकर रहूँगा। आप आइए मेरे साथ। अगर इसकी बात सच हुई तो आपको इसे माफ़ करना होगा, अगर झूठ हुई तो जो आप फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। वलीद उनके सामने डटकर खड़ा हो गया था। ये झूठ बोल रही है, मुझे मालूम है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। ताईजान चबा चबा कर बोले। तो ये अभी मालूम हो जाता है, आइए मेरे साथ। उसने ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ा और पोर्च की तरफ बढ़ गया। मैं भी आता हूँ साथ। अंकल हमदानी फ़ौरन उनके पीछे लपके। चाचू वहीं खड़े रहे। चंद मिनटों बाद ही वलीद उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जा चुका था। अबिया की हद से ज़्यादा हरासा दिल को ज़रा सी ठहास महसूस हुई। जाहिर है पुप्पो क्यों इनकार करेंगी, मैं रात भर तो उनके पास थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो तक कर वही मम्मी के कदमों के पास ढेर हो गई। मम्मी तो कुर्सी पर अधमुई सी पड़ी थी। ताईजान और चाची ने उसे हकारत भरी नज़र से देखा और अंदर चली गई। जोया उसी जगह खड़ी थी, दीवार से जुड़ी हुई। उसके पास ही हारिस आकर खड़ा हो गया था, मतवेश नज़रों से सबको तकता हुआ। एक एक लम्हा क़यामत से भारी गुजर रहा था, जैसे वक्त की नब्ज़ों को किसी आईनी हाथ ने जकड़ लिया था। उसी हाथ की ज़ोर आवर गिरफ्त ने अबिया की धड़कनों पर भी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रखा था। उनकी वापसी तक किसी में भी बोलने की हिम्मत ना हुई थी। न मम्मी ने उसे कुछ पूछा, न उसने खुद से कोई सफाई दी। बस सब कुछ ठीक हो जाने की दुआएं मांगती रही। अपने सच्चे होने के बावजूद उसका दिल अनदेखे अंदेशों के भंवर में डूब रहा था। तभी गाड़ी गेट पर आकर रुकी। सबसे पहले ताईजान उतरे थे। उनकी आंखों से शोले लपक रहे थे। वो एकदम उठ खड़ी हुई। वलीद बहुत नढाल सा गाड़ी से निकला था। मैं कहता था ना, ये बेगैरत लड़की झूठ बोलती है। वो करीब आकर गरजदार आवाज़ में चिल्लाए।
वो बदमाश लुच्चा लफंगा आफ्ताब ज़ुबैरी, आज दूसरी बार इस घर की बेटी ने मुझे इसके सामने 2 कौड़ी का कर दिया। वो तो मुझे देखकर हैरान ही रह गया, और जो वलीद ने उस बदबख्त के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये नामुराद उसके घर क्यों आने लगी? उसने तो बरसों से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो तो कलाम पाक उठाकर ले आया कसम खाने के लिए। वो कितना ही खबीस क्यों ना हो, कम अज़ कम कुरान हाथ में लेकर झूठ तो नहीं बक सकता। अब बताओ मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? इसे यहीं गोली मार दूं या खुद मर जाऊं? इस घर की बेटियों ने मुझे दोबारा जिंदा कब्र में उतारा है भाभी। इसे कहो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। मैं इसे जीते जी इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। ये मेरी नज़रों से अब दूर हो जाए अभी और इसी वक्त। उन्हें कहते हुए एक आखिरी नफरत भरी निगाह बिया के चेहरे पर डाली और पुश्त फेर कर खड़े हो गए। उनकी कहर बरसाती आवाज़ सुनकर ही घर के सब लोग एक बार फिर वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। तायाजान मुझे माफ़ कर दे, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं। उसने गड़गड़ाते हुए उनके पांव पकड़ लिए थे। उन्होंने उसके हाथ को जोर तले पांव से कुचला और दूर जाकर खड़े हो गए। मेरा आखिरी फैसला भाभी, अगर आप इसको घर से नहीं निकालेंगी, वो चबा चबा कर बोले, तो फिर आपको अपने दोनों बाकी बच्चों समेत इस घर से हर रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़कर निकलना होगा। आपका जायदाद में जो हिस्सा बनेगा वो आपको मिल जाएगा, मगर इस घर से निकलने के बाद। और अगर आप इसको इस घर से निकाल देती हैं तो फिर दोबारा इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगी। तभी मैं आपकी और आपके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। दोनों बातें आपके सामने हैं और आपके पास सोचने के लिए आज की रात और कल का दिन है। खूब अच्छी तरह सोचकर फैसला कर लें। और आप जानती हैं, वो जाते जाते रुके और उसी पथरीले लहजे में बोले, मैं अपने फैसले बदलने का आदी नहीं, और बाखुदा रो धोकर मुझे इस पर मजबूर करके कोशिश भी ना किया जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके आईनी लहजे की गूंज खामोश फिज़ा में उनके जाने बाद भी सबको दहलाती रही। फिर एक एक करके सब उनके पीछे चले गए। उनका फ़ैसला अटल होता है और नाकाबिले तरमीम, ये सब जानते थे, इसलिए किसी को इख्तलाफ की जुर्रत नहीं हुई। वलीद और चाचू भी उसी खामोशी से पड़ गए, और वो वहीं रास्ते में अपने ज़ख्मी हाथ से उठती ठेसों से बेनियाज पत्थर का बुत बनी बैठी रही। मम्मी उस तरह नीम मुर्दा हालत में बैठी थी। जोया उसी तरह दीवार के साथ लगी खड़ी थी, और हारिस मम्मी और जोया को हरासा नज़रों से देख रहा था। और अबिया के चेहरे पर शायद उसे उसकी तकदीर साफ लिखी नज़र आ रही थी, जब भी वो उसकी तरफ बिल्कुल ही नहीं देख रहा था। पुप्पा जान ने ऐसा क्यों किया? पुप्पा ने आकर सच क्यों ना बताया? उसकी नज़रों में पुप्पा जान की वो आखिरी पुरस्रार सी मुस्कान ठहर गई थी। मैं इधर आने से पहले, इस जिल्लत को सहने से पहले मर क्यों ना गई? उसका दिल चीख चीख कर रोने को चाह रहा था, मगर आज से, इस घड़ी से शायद उसके दिल के सारे इख्तियारात छीन लिए जाते थे। वो टकर टकर मम्मी की शक्ल देख रही थी। उनकी नोक ज़बान पर अब उसकी तकदीर धरी थी, और मम्मी उनको तो जैसे इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं था। वो पत्थर की तरह साकित थी। अंसारी हाउस ख़ानदान भर, बल्कि शहर में भी एक मिसाली घराना समझा जाता था। मोहब्बत व इत्फाक़ के मामले में लोग तीनों भाइयों की मोहब्बत व यगानगत की मिसालें देते थे। उन्होंने खुद भी कभी ताया जी, डैडी और चाचू के दरमियान ज़रा सी तू तकार या मामूली सी रंजिश पनपते नहीं देखी थी। घर के सब इख्तियारात और फैसले ताया जी के पास थे, और उनके किसी फैसले से दोनों भाइयों या उनकी बीवियों ने कभी अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। यही हाल तीनों की बीवियों का था। कभी ताई जी, मम्मी या चाची में रवायती हसद, बुग़्ज़ या बदगुमानी पैदा नहीं हुई थी। तीनों अपने अपने दायरा कार में रहते हुए बहुत रवादारी और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करती थी। दादी के ज़माने से वो तीनों की पोर्शंस अलग-अलग थे, इसलिए भी झगड़े का इम्कान नहीं था। हफ्ते में 1-2 बार तीनों फैमिलीज़ इकट्ठे रात का खाना खाती थी। ज़िंदगी के दिन बहुत खुशबाश गुजर रहे थे। घर के सारे बच्चे ताया जी के लाडले थे। जो फरमाइश, जो ज़िद अपने वालिदैन से ना मनवाई जा सकती थी, उसे ताया जी बाखुशी पूरी कर देते थे। और अभिया तो उनकी ख़ास मंजूर नज़र थी। उसकी शायद 2-3 वजूहात थी। एक तो वो उनकी भाई की पहली औलाद थी, और पैदा होते ही उसे नमूनिया हो गया था, और नमूनिया भी ऐसा कि एक बार तो डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक भी कर दी थी। उस वक्त उसे ताया जी और ताई जी अस्पताल आए थे। दोनों के हाथ पांव फूल गए थे। ताई तो बाकायदा रोने लगी। कुदरत को शायद उनके आंसुओं पर रहम आया। उसकी ज़िंदगी मंजूर थी कि चंद घंटों बाद उसकी हालत संभल गई। उस रोज़ ताया जी ने घर आकर डैडी से उसे अपने इकलौते बेटे ज़रियाब के लिए मांग लिया था। इसलिए भी वो उनकी प्यारी थी कि वो उनकी होने वाली बहू थी और ज़रियाब की पसंद थी। ताया जी आज तक उस पर जान छिड़कती आई थी।
सर्दियों गर्मियों के आधे से ज़्यादा मलबूसात ताई जी उसके लिए ख़रीद कर लाती थी और ताई जी हर शॉपिंग में उसका हिस्सा ज़रूर होता था। फिर ज़रियाब की तरफ से मिलने वाले कीमती गिफ्ट्स अलहदा होते। मोहब्बतों के इन्हीं झूलों में झूलते जवानी में कदम रखा तो खुदा की बनाई अपनी सूरत देखकर खुद भी प्यार आने लगा। ताई जी की फैमिली की मोहब्बतों कुछ और इजाफा हो गया। वो तो शायद उसे इंटर के बाद ही रुखसत करा लेते, मगर ज़रियाब ने बाहर जाकर पढ़ने की ज़िद शुरू कर दी। यूँ आज से 5-6 साल पहले वो बाहर चला गया। ज़िंदगी के इन्हीं ख्वाब आवर लम्हों में तकदीर ने चुपके से नकब लगाए और उसके खामोश तिबा बहुत मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले डैडी को ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने आन लिया। और ख़बर भी उस वक्त हुई जब हाथ पाँव मारने की मोहलत भी ना थी। ताया जी ने उनके इलाज पर पानी की तरह रुपया बहाया, मगर तकदीर के आगे किसी का बस न चला। डैडी 8 माह में ही दुनिया छोड़ गए और उसकी सदा की हंसमुख खुश इखलाक मम्मी ने हमेशा के लिए सोग और बेवगी की चादर ओढ़ ली। डैडी के बाद ताया जी और भी इन सब का ख्याल रखने लगे। डैडी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ही जोया का रिश्ता वलीद से तय कर दिया था। इसमें वलीद की मर्ज़ी ज़्यादा थी। डैडी की तो ख्वाहिश थी कि अबिया उनकी आंखों के सामने ताया जी की फैमिली का हिस्सा बन जाए, मगर उन दिनों ज़रियाब के एग्ज़ाम थे और डैडी ये हसरत लिए ही मनो मट्टी तले जा सोए। मेरी अबिया ग्रेजुएशन कर ले, ड्राइविंग तो इसने सीख ही ली है, फिर एक आल्टो में इसे गिफ्ट कर दूँगा। अभी 1 हफ्ता कबल ही तो ताया ने रात के खाने पर ऐलान किया था और उसके सारे कज़न्स उससे रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। डैडी, आपने मुझे तो गाड़ी लेकर नहीं दी, 10 दफ़ा आपसे फरमाइश कर चुकी हूँ। रबिया कुछ मुंह बनाकर बोली। क्योंकि रबिया जी आप बिया नहीं हो, फरियाल उसके कान के पास बाआवाज़ बुलंद बोली थी। ताया जी हंस पड़े तो बिया का चेहरा ख्वामखा हद्दत देने लगा। फरियाल ने सही कहा। ताया जी की हंसी पर रबिया मज़ीद खफा हुई। डैडी ये ज़्यादती है। अच्छा भाई, हम सोचेंगे, ये तो तुम्हें मालूम है हम बेजा किसी से ज़्यादती नहीं करते। और ताया जी ये क्या है, ये बेवजह का जुल्म ज़्यादती। मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, आपकी इज्जत की चादर की तरह। फिर आप मुझसे ये ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? उसने अपनी आंखें मसली। सुबह से वो कमरे में बंद थी, किसी ने पढ़कर उसकी खबर ना ली थी। न मम्मी उसके पास आई, न घर का कोई फ़र्द। मुलाजमा एक बार खाना लेकर आई थी जो उसने वापस भिजवा दिया। उसकी भूख, प्यास, नींद, सुकून सब जैसे मिट चुका था। वो कई बार ज़रियाब का नंबर ट्राई कर चुकी थी। उसके फ़ोन पर आंसरिंग मशीन लगी थी। वो उसका सब कुछ बताना चाहती थी, अपनी मासूमियत, अपनी बेगुनाही उस पर साबित करना चाहती थी। इससे पहले कि घर वाले उसके दामन पर लगा कीचड़ उसे दिखाएं, वो खुद उससे साफ बात करना चाह रही थी कि कहीं वो उससे बदगुमान न हो जाए, लेकिन शायद खुदा को ये भी मंजूर नहीं था। वो उठकर कमरे में टहलने लगी। क्या करूं, किस तरह सबको यकीन दिलाऊं? उसे पुप्पो की फैमिली पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत, भूल, गुनाह, क्या नाम दूं मैं इसे? उसने दुखते हुए गले पर हाथ फेरते हुए सोचा। मम्मी तक मेरी सूरत देखना नहीं चाहती तो और क्या कोई मेरा यकीन करेगा? बिया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? जोया ट्रे उठाए अंदर आ गई थी। उसने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। ये जो मैं सैंडविच बनाकर लाई हूँ और साथ चाय, कुछ खा लो, तुम सुबह से भूखी हो और अब तो 5 बजने को है। उसने कहते हुए ट्रे मेज़ पर रख दी। मुझे भूख नहीं है, उसने मुंह फेर लिया। खाओगी तो भूख लगेगी। यूं भी खुद को भूख की सज़ा देकर तुम कुछ भी नहीं मनवा सकती। वो कुर्सी पर बैठ गई। मुझे कुछ नहीं मनवाना, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। वो दरश्ती से चीख कर बोली तो जोया खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगी। अच्छा, ये तुम थोड़ा सा कुछ लो तो सही, फिर बात करते हैं। जोया ने उठकर उसका हाथ पकड़ा। जोया प्लीज़ चली जाओ तुम यहाँ से, और मुझे कुछ नहीं खाना, ना कोई बात करनी है। उसकी आंखों के किनारे हंसरे नौ भीगने लगे। पिया प्लीज़ मत करो, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। उसने अबिया को खींचकर कुर्सी पर बिठाया। मम्मी कहाँ हैं? उसने नरहाल से लहजे में पूछा। सो गई हैं, कल से मुसलसल जाग रही थी। स्लीपिंग पिल्स देकर आई हूँ, बड़ी मुश्किल से सोई हैं, वो आहिस्तगी से बोली और सैंडविच उठाकर उसके हाथ में थमाया। वो आंखें चपक कर उमड़ती बरसात को रोकने की कोशिश कर रही थी। बिया खाओ ना प्लीज़। उसने सैंडविच उसके मुंह के पास किया तो बिया ने सैंडविच का ज़रा सा कोना दांतों से तोड़ा। जब तुम्हें मालूम था कि घर में कोई पुप्पो का नाम लेना पसंद नहीं करता तो फिर तुम क्यों गई उधर? उसने थोड़ा सा सैंडविच खाकर वापस प्लेट में रख दिया।
मैं क्या करती, मौसम बेहद ख़राब था, इस कदर बारिश थी, वैन वाला भी नहीं आया था, कॉलेज सारा खाली हो चुका था, सड़क दूर दूर तक बिल्कुल वीरान और तूफ़ानी बारिश। किसी रिक्शे या टैक्सी में बैठने से मुझे खौफ आ रहा था। रोशी घर पर जाने के लिए निकल रही थी। मुझे देखकर उसने इसरार करना शुरू कर दिया। अपने खौफ के हाथों मजबूर होकर मैंने सोचा कि घंटा 2 घंटा तक मैं किसी तरह घर आ ही जाऊँ, मगर वहाँ जाकर मौसम और भी ख़राब हो गया। मैं क्या करती? उसकी आंखों से झरझर आंसू फिर बहने लगे थे। फ़ोन कर देना था ताया जी के मोबाइल पर, वलीद के नंबर पर, किसी पे, कहीं भी। कहाँ से करती फ़ोन? फूफो के घर फ़ोन था ही नहीं, उनकी हमसाई के घर तो घर के तीनों नंबर्स डेड थे और मोबाइल डायल करने की सहूलत उनके फ़ोन पर नहीं थी। मम्मी ने हारिस को भेजा तो नौरीन के घर वो सोई हुई थी। उसकी अम्मी ने कह दिया कि अबिया ने कहा था वो खुद ही घर पहुंच जाएगी। दूसरी बार मम्मी ने इस ख्याल से ना भेजा कि वो लोग कुछ और ना समझ लें, खुद ही तुम्हारा इंतज़ार करती रही। फिर काफ़ी देर बाद वलीद आया तो मम्मी ने उसे कॉलेज भेजा, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ताया जी और चाचू भी कुछ जल्दी घर आ गए। इस दौरान चाची की कज़न की गाड़ी ख़राब हो गई। वो तीनों मियाँ बीवी 3-4 घंटे इधर रुके। उनकी मौजूदगी ही में अंकल हमदानी, उनकी बीवी और साली आ गए और जो कुछ मैं और मम्मी छुपाना चाह रहे थे कुछ भी ना छुप सका। सबको थोड़ी ही देर में खबर हो गई। चाची की कज़न तो 3-4 घंटों में चली गई। इसके बाद वलीद और चाचू के मोबाइल पर उनके 2-3 फ़ोन आए और ख़ानदान के कुछ और अजीज़ों के भी। अबिया आई या नहीं, बच्ची का कुछ पता चला या नहीं। ताया जी को तो जैसे ही पता चला उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया। ताया जी ने मामला संभालने की कोशिश की कि अंकल हमदानी और उनकी मिसिस को कुछ पता ना चले। वो तो रबिया की शादी डेट फिक्स करने आए थे और आज दोपहर वो लोग कोई भी बात किए बगैर वापस चले गए। ताया जी का अलग सदमे और गुस्से से बुरा हाल था। और इसकी वजह तुम्हारी ये हमाकत। ज़ोया आहिस्ता आहिस्ता उसे तफसील बता रही थी। मेरी हमाकत? मेरी गलती? मेरी? कोई बात समझने की कोशिश करे। वो चीखी। तुम्हारी बात में कुछ दम नहीं भैया, तुम रिक्शा करके आ सकती थी। गज़ब खुदा का, कल शाम से आधा दिन और पूरी रात इधर तूफ़ान आना तो लाजमी था। तुम खुद सोचो। और ज़रिया आपका फ़ोन सुबह आ गया था 10 बजे के करीब। ताई जी उन्हें सब कुछ बता चुकी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ताया जी का गुस्सा हनूज़ बरकरार है। वो 2 बजे से घर आ चुके हैं और उनके लीगल एडवाइज़र भी, दोनों स्टडी में हैं। और ताया जी अपने फ़ैसले को किस तरह अमली जामा पहनाते हैं ये तुम भी जानती हो और मैं भी। मम्मी तो सदमे से जैसे गुंग होकर रह गई हैं। मुझे तो डर है उन्हें खुदा न ख्वास्ता कुछ हो ना जाए। ज़ोया की बातों ने उसका रहा सहा खून भी खुश कर दिया। क्या फ़ैसला करेंगे ताया जी? जो वो सुबह कह रहे थे। ज़ोया अपने नाखून खुरच रही थी। क्या कह रहे थे? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। कौन है? ज़ोया ने सर उठाकर कहा। वली दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। उसने एक नज़र दोनों क्या उजड़ी हुई सूरतों को देखा और दरवाजे के पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी रही, जैसे तीनों की ज़बानें बोलना भूल गई हों। ताया जी पेपर्स तैयार करवा रहे हैं। वो शायद एक सदी बाद बोला था। कैसे पेपर्स? ज़ोया ने बदिक्कत तमाम पूछा था। प्रॉपर्टी में आप लोगों के हिस्से के। उसने हाथ में पकड़ी चाबी को मुट्ठी में दबाया। क्या मतलब? जो वो सुबह कह रहे थे, दोनों बातों में से एक। कौन सी दोनों बातें? उसका जिस्म हौले हौले कँपाने लगा था। तुम्हें इस घर से जाना होगा, यह सबको। वो नज़रें झुकाकर बोला। मुझे? मगर मैं कहाँ जाऊँगी? उसे लगा वो अभी कुर्सी से नीचे गिर पड़ेगी। ताया जी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। मैंने और डैडी ने बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो तो अभी सबके हिस्से अलग करने पर तुले हुए हैं। भैया उनसे जाकर माफ़ी मांग लेती है। ज़ोया पर लहजे में बोली। कोई फ़ायदा नहीं, वो अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलेंगे। जिस शख्स का दिल इकलौती बहन की 10 माफ़ियों पर इन 24-25 सालों में नहीं पिघला, ये तो फिर। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया था, जो चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ होने वाला है। वो दोनों सर झुकाए बैठी थी और अभी पागलों की तरह बारी बारी दोनों को देखे जा रही थी। फैक्ट्री बहुत अरसे से मुसलसल खसारे में जा रही है। घर की वैल्यू डाउन हो चुकी है। ख़ाम माल जो प्रोसेसिंग में है, दोनों की पेमेंट और हिस्से की बात 1 साल बाद होगी। जिन क्लाइंट्स को माल सप्लाई किया जा चुका, उनसे अदायगी चंद माह में मतवक्के है, इसलिए इस अदायगी में भी वक्त लग सकता है। इस तरह आप लोगों को अभी फ़िलहाल बमुश्किल 13-14 लाख मिलेंगे, या शायद इससे भी कम। वलीद कुछ देर खामोश रहा। इतने में तो गुजारे लायक घर भी नहीं मिलता, कुछ ज़िंदगी बसर हो। और इस तफसील का मतलब क्या था? उसे समझ में आ रहा था कि ऐसी सूरत हाल में पहली शर्त ही काबिल कबूल होगी। उसे ही इस घर से जाना होगा, मगर कहाँ? वो टिकटिकी बांधे सामने बैठे नफूस को बिना पलक झपके तके जा रही थी। कोई इम्कान, कोई रास्ता, कोई और चॉइस शायद। उसे आज भी याद था
जॉन पॉल से अपनी पहली मुलाकात का नज़र। इस 5 स्टार होटल में उसे बतौर रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट हुए। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, बल्कि शायद हफ्ता 10 दिन ही हुए थे, और उसे ये जॉब अभी 2 माह के ट्रायल पर दी गई थी। उस शानदार होटल में बतौर वेट्रेस ही जॉब मिल जाना बहुत बड़ी बात थी, खुदा रिसेप्शनिस्ट की जॉब, और उसे इस 2 माह की आर्जी नौकरी को अपने लिए मुस्तकिल करना था, क्योंकि ये जॉब उसके ख्वाबों की मंजिल की जानिब रास्ते का पहला कदम था। उस रोज़ होटल में कोई बैनुल अक़वामी सेमिनार था, शायद किसी बीमारी के बारे में। सारे होटल में गहमा गहमी थी। 2 दिन पहले ही होटल के तमाम कमरे बुक हो चुके थे। गैर मुल्की मेहमानों की गैर मामूली खेप ने इंतज़ामिया को खासा चौकन्ना और मुतहरिक कर दिया था। मिस शाइस्ता, आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आम दिनों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा। मुझे कोई कंप्लेन ना मिले। असिस्टेंट मैनेजर मसरूफ़ से अंदाज में उसे सुबह ही तनबीह कर गए थे, और इसी तनबीह का नतीजा था कि वो उस फ्री होते गैर मुल्की मेहमान को बड़ी शाइस्तगी से भुगता रही थी, जो हॉल में मौजूद वेटर्स को नज़रअंदाज करके कभी उससे एग्ज़िट का पूछने आता, कभी लिफ्ट का और कभी सेमिनार से मुतल्लिक दूसरी मालूमात। वो अच्छी खासी चिढ़ गई थी, मगर जब तीसरे फेरे पर शाइस्ता ने एक गहरी नज़र से उसका जायज़ा लिया तो वो कदरे चौंक गई। उस गैर मुल्की मेहमान का बेहद कीमती सूट, पेश कीमत घड़ी, गोल्ड की मोटी चेन और आंखों से लपकता इश्तियाक। उसे लगा उसकी मंजिल खुद चलकर उसके करीब आ रही है, और वो जो सुबह से हाई हील सैंडल में बेहद मुस्तैद और अलर्ट खड़ी अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसने ड्यूटी पर दिल में लानत भेजी और उस मेहमान के उल्तफ़ात और इश्तियाक को तवज्जो देने लगी, जिसके नतीजे में वो शाम को उसके साथ एक दूसरे होटल में डिनर कर रही थी। वो उधर 15 दिनों के लिए आया था। 15 दिन तो बहुत ज़्यादा थे। उसने अपनी प्रॉपर्टी और पैसे की जो झलक शाइस्ता को दिखाई थी, वो 15 घंटों में अपने दिल समेत अपना आप उसके कदमों में ढेर कर चुकी थी। वो अपने ज़राए से उसके बारे में, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हत्तुल मकदूर मालूमात भी हासिल कर चुकी थी, जब जॉन पॉल ने उसे हस्बे तवक्को प्रपोज़ कर दिया। विल यू मैरी मी? वो होटल के उस नेम तारीख गोशे में उसका नर्म व नाजुक हाथ अपने हाथ में लिए बड़े जज्ब से पूछ रहा था। तुम जानते हो, हम 2 मुख्तलिफ इंतहाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। शाइस्ता ने बेहद शाइस्तगी से उसके प्रपोज़ल का जवाब दिया था। मेरी नज़र में मज़हब शादी से अलहदा चीज़ है, और तुम्हारी नज़र में और शाइस्ता की नज़र में तो उस वक्त जॉन पॉल की हैंडसम प्रॉपर्टी के सिवा और कुछ भी अहम नहीं था। मज़हब हमारी ज़िंदगियों का एक नागुज़ीर हिस्सा है। ये आग जाकर कहीं एक बड़े इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। आगे जाकर वो संजीदगी से बोली, मैं अपनी गारंटी देता हूँ, मुझे तुम्हारे मज़हब से कोई गर्ज नहीं। तुम मेरे मज़हब को भूल जाओ, हम पेपर मैरिज कर लेंगे। हम अच्छे दोस्त तो हैं ना, और शादी के लिए दोस्ती पहली ठोस शर्त होती है। वो अपने कल्चर और तहज़ीब के ऐन मुताबिक बात कर रहा था। उसके वालिदैन पारसी थे। वो खुद क्या था ये उसे भी मालूम नहीं था। जॉन, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा मेरे लिए। मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये जुमला बोलते हुए वो अब बहुत तेज़ी से उन शराइत के बारे में सोच रही थी जो उसे उन पेपर मैरिज के अवज़ जॉन पॉल से तय करनी थी। और शादी के बाद यहाँ रहना मेरे लिए ख़ुदकुशी के बराबर होगा। तुम इधर क्यों रहोगी? तुम मेरे साथ बरहंगम चलोगी, और हम दोनों मिलकर एक अच्छे मजबूत ख़ानदान की बुनियाद रखेंगे, जो दोस्ती जैसे नायब पायदार रिश्ते से जन्म लेगा। और जो दरमियान में तुम मुझसे फेडअप हो गए या तुम्हारा मूड बदल गया, तो मैं तो कहीं की ना रहूँगी, ना अपने घर की तरफ पढ़ सकूँगी और ना किसी और जानिब। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, वो ठोस लहजे में बोला। जॉन, इस ज़िंदगी को महज गारंटी ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। ज़िंदगी से वाबस्ता हर ख़दशे को उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपना मुद्दा कैसे बयान करे। यू आर राइट, वो सर हिलाते हुए बोला। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से निस्फ तुम्हारे नाम शादी से पहले ही करने को तैयार हूँ, बल्कि अगर तुम कहो तो इसे भी पहले। और जो तुम कहो। वो शाइस्ता की तवक्कुआत से भरकर ज़हीन और समझदार निकला था, और उसकी समझदारी ये थी कि वो भी मज़ीद ना सोचे, और उसने सोचा भी नहीं। अगले महीने वो उसकी लाइफ पार्टनर की हैसियत से उसके साथ बरमंघम जा रही थी। मज़हब का खाना हम दोनों ने हर ज़रूरी डॉक्यूमेंट में खाली छोड़ दिया था, और मज़े की बात, जॉन पॉल के साथ 18 साल रफ़ाकत में कभी भी पर देखने या सोचने की ज़रूरत महसूस न हुई कि उसने क्या गलत किया है। वो अब सोचती थी तो उसे भी यकीन नहीं आता था। जॉन ना खुद कभी चर्च किया, ना उसे मजबूर किया, और उसके तो हर दर्द की दवा ढेरों पैसा था जो जॉन के वालिदैन उसके लिए छोड़ गए थे कि वो सारी ज़िंदगी बैठकर ऐश करे। फिर उन दोनों के कोई बच्चा भी ना हुआ जो इस मजहबी खलीज को बेदार करने का बाइस बनता। सद शुक्र कि ऐसा कोई मौका ना आया, और शायद इसी ख्याल ने
उसे कभी बेऔलाद होने का एहसास भी ना होने दिया। हाँ, कुछ महीनों से जॉन पॉल की इस मोहब्बत भरी रफ़ाकत और दौलत की वल्वला अंगेज़ मौजूदगी के बावजूद उसके अंदर कोई एहसास चुटकियाँ काटने लगा था। इससे पहले कि वो इज़्ज़त में आकर कुछ सोचना शुरू करती, जॉन पॉल का बुलावा आ गया। कैंसर ने उसके जिस्म के हर रेशे को जहर आलूद कर दिया था। उसके आखिरी दिन किस कदर अजियत भरे थे कि शाइस्ता को भी उसके करीब जाते खौफ आने लगा था। वो उससे कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, घंटों किसी पब में, किसी वीराने में या अपने शानदार अपार्टमेंट में बैठी रहती, मगर जॉन के पास न जाती। आखिरी लम्हों में भी शायद उसे शाइस्ता का ही इंतज़ार था, जो वो खुली आंखें दरवाजे की तरफ जमाए उस दुनिया से रुखसत हुआ था और शाइस्ता को भी उस अनदेखे एहसास जुर्म से रिहा कर गया। उसने कुछ एहसासे बेचे, बल्कि ज़्यादातर तो वो जॉन की ज़िंदगी में ही फ़रोख्त करवा चुकी थी। उसके पास ज़्यादा दौलत बैंक में रकम की सूरत में मौजूद थी, जिसे उसने फिल फॉर पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसे इधर आकर सेट होने में भी काफ़ी वक्त लगा। जॉन पॉल का करीबी दोस्त डॉक्टर रज़ा था, जिसने उसकी काफ़ी मदद की थी, एक छोटी सी फर्म, शानदार घर और एक लग्जरी लाइफ सेटल करने में। मगर उस लग्जरी लाइफ में तन्हाई के खून चूसने वाले कांटे उगे थे, जो हर पल उसके वजूद को छलनी करते रहते थे। तो ये थी इसकी दूसरी एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी तीसरी एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।